बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 के अंदर जो है अप्रूव किया, पास किया। ये इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द लेंथीएस्ट एक्ट था उस वक्त के अंदर, जिसके 321 सेक्शन थे, 10 स्केजुअल थे। ये वो एक्ट था जो गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो है ये देखा कि ये लेंथी भी है रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है सूबों को, फेडरल को जो है रन करना होता है। तो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंट वे से जो है गवर्नमेंट ने ये देखा कि इतना लेंथी एक्ट है, इसको जो है हम एफिशिएंट वे से जो है रन नहीं कर सकेंगे, गवर्नमेंट को जो है रन नहीं कर सकेंगे। इस पूरे आइन को जो है, एक्ट को जो है हम इम्प्लीमेंट जो है करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है ये डिसाइड किया कि इस एक्ट को दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया, ताकि प्रॉपरली मैनरली जो है इस एक्ट को जो है रन किया जा सके, फंक्शन किया जा सके इसके मुताबिक। एक पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा पार्ट था द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। नाइनटीन 1935 के एक्ट ने गवर्नमेंट अफेयर्स को, जो ऑल इंडिया फेडरेशन डेवलप करने के अंदर जो है, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है डेवलप की, प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो है इस एक्ट ने, 1935 के एक्ट ने दी। और डायरेक्टरी जो सिस्टम था, जो डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो जो है इस एक्ट के तहत जो है वो ख़त्म की गई। ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1947 में इंडिया का दो पार्ट्स के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले जो है ये एक्ट जो है पास किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया, ये इम्प्लीमेंट जो है इसको बनाया गया सिमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी। इस तरह जो है कुछ उस सिमन कमीशन की जो सजेशन थी उसको भी जो है इसके अंदर जो है वो ऐड किया गया। और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है लंदन के अंदर जो है कंडक्ट की गई, वो सजेशन जो मुस्लिम लीडर और हिंदू लीडर, इंडियन लीडर जो है जो थे, उन्होंने जो है वो पेश की, उसके तहत जो है ये एक्ट जो है बनाया गया। डिफरेंट जो है अमेंडमेंट्स जो है जो लीडर थे उन्होंने जो है सजेस्ट की इसके अंदर, वो उस अमेंडमेंट्स के बाद जो 1935 के अंदर जो है ये एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। उसके बाद है हाउ डिड द एक्ट कम इनटू फोर्स। जो गवर्नमेंट एक्ट 1919 था वो शार्ट था और सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ना वो सूबों के लिए जो है सेटिस्फैक्ट्री था, ना फेडरल के लिए जो है वो सेटिस्फैक्ट्री था। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म जो है इम्पोज की गई मुल्क के अंदर। तो उसके बाद है कि जो इम्पोर्टेंट जो मैटर्स थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जो 1930, 1931, 1932 के अंदर जो है लंदन के अंदर हुई। इन रिपोर्ट की बेस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जनरेट की, एक कमेटी जो है उन्होंने बनाई, जिसमें 20 रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश इंडिया से,
जिसमें 7 मेंबर जो है इंडियन स्टेट से थे, जबकि 5 मेंबर जो है वो मुस्लिम स्टेट से थे। इसके बाद जो है 1933 के अंदर जो है सेशन जो है वो स्टार्ट किया गया। जब डिबेट के बाद इसके ऊपर जो है वो डिबेट स्टार्ट हुई इन टॉपिक्स के ऊपर, और वाइट पेपर की फॉर्म में जो है एक रिपोर्ट पेश की गई 1934 के लास्ट में कि ये एक्ट जो है वो पास किया जाए। इस मैटर्स के बाद फिर ये बिल जो है पार्लियामेंट को जो है वो भेजा गया। पार्लियामेंट ने जो है अपनी एसेंट दी कि इस एक्ट को जो है वो पास किया जाए, जिसके मतलब उसके बाद जो है 1935 के अंदर जो है ये एक्ट पास हुआ, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है, जिसमें जो मटेरियल था इस एक्ट का वो ज़्यादातर जो है नेहरू रिपोर्ट, लोथियन रिपोर्ट, सीमन कमीशन रिपोर्ट और वाइट पेपर जॉइंट सिलेक्शन कमेटी रिपोर्ट्स से जो है ये लिया गया। इन रीज़न की बेस के ऊपर जो है इंडियन लीडर ने जो है इस एक्ट के अंदर जो है रिफॉर्म्स को जो है अर्ज किया। उसके बाद है इम्पोज डीआरची एट द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट। डीआरची जो है बेसिकली मींस के डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फर्स्टली जो है इम्पोज की गई 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये डीआरची सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट के तहत जो बेसिकली जो है एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, जो क्राउन की बिहाफ के ऊपर जो है जिसे 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इस मैटर के अंदर जो है उसकी हेल्प आउट करते थे। डीआरटी सिस्टम जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, जो डिपेंड करते थे रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। इनको कैटेगोरिकली जो है वो डिवाइड किया गया था। इस एक्ट ने जो है न्यू डिमेंशन जो है प्रोवाइड की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए, जिसमें वाइसराय थे जिनके पास जो है मेन पावर होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, जिनका मेन पर्पस जो था वो डीआरची को इम्पोज करना था और स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है सेंटर के अंदर, फेडरल के अंदर जो है वो लाना था। तो ये फिलहाल से 1919 एक्ट के अंदर जो करेक्ट किए गए या जिनको करेक्ट जो है वो किया जा सकता था वो फेल हुआ। 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट जो है वो पास किया गया मैटर्स को जो है कंट्रोल करने के लिए या मैटर्स को जो है वो डील करने के लिए। उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट। एक्ट की जो है इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इस एक्ट की जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इस एक्ट ने 1935 के एक्ट ने डीआरची सिस्टम को जो है एंड किया, ब्रिटिश को जो है ज़्यादा फ्रीडम दी, इंडिया को बेटर गवर्नेंस सिस्टम दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो एंड इस्टेब्लिश एट डीआरची एट द सेंटर, और सेंटर के अंदर जो है डीआरची जो है वो इस्टेब्लिश की गई, डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल और प्रोविंसेस के ऊपर जो है जो मैटर्स थे उनको डिवाइड किया गया। डिवीज़न जो है ये डिवीज़न जो है 1919 के एक्ट के अंदर भी ये रिवाइज की गई थी, उसके अंदर भी ये डिवीज़न जो है वो मौजूद थी। इस एक्ट की जो इम्पोर्टेंस है
वो डोमिनियन स्टेटस है, रिलेशनशिप ऑफ डोमिनियन स्टेटस विच आर द नीड्स फॉर इंडिपेंडेंस अगेन इन द माइंड ऑफ पीपल। मेन जो प्रोविजन थी इस एक्ट की वो गवर्नर जनरल की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेटल करता था और जो लोगों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको जो है रिज़ॉल्व करना था। इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है इस एक्ट की, मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन थी, वुमेन की जो है प्रोटेक्शन थी, उनके राइट्स की जो है प्रोटेक्शन थी। जो पहले के किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, लॉ के अंदर जो है, ये प्रोटेक्शन जो है मौजूद नहीं थी। ये इस एक्ट की जो है वो यूनिकनेस थी। उसके बाद है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। मेन जो फीचर्स है, सैलिएंट फीचर्स थे इस एक्ट के, वो ये था कि इसने डीआरसी सिस्टम जो है सेंट्रल लेवल के ऊपर, सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराया। इस एक्ट का मेन जो फोकस था वो नेशनल एस्पिरेशन को फुलफ़िल करना था। ये एक्ट जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने जो है प्रोवाइड किया, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है इस एक्ट ने दी। ये एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया जो है इन्वॉल्व थी, जो स्टिल प्रिवेलेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो सेंटर और उसके यूनिट्स जो हैं उनको जो है 3 लिस्ट के अंदर जो है डिवाइड करता है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जबकि रेजिडरी जो पावर होती है थी वो वायसराय के पास थी। यहाँ पे जो है सेपरेट स्टेट्स थी, जैसे जो है न्यू न्यू 2 स्टेट्स जो है क्रिएट हुई, सिंध एंड उड़ीसा। ये 2 न्यू स्टेट्स थी जो क्रिएट हुई। इस एक्ट की मेन जो फीचर्स हैं वो 10% जो है वोटिंग राइट्स जो है पब्लिक को दिया है इस एक्ट ने, कि लोगों के पास जो है, जो यहाँ लोकल पीपल थे उनके पास जो है एक डेमोक्रेटिक राइट जो है लोगों को मिल गया। इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश की, जो 1937 के अंदर जो है इस्टेब्लिश की गई। ये एक्ट जो है इंडियन काउंसिल को जो है अबॉलिश किया इसने, एंड मेड प्रोविजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी इन इंडिया। और इंडिया के अंदर जो है एक एडवाइजरी बॉडी जो है इसने बनाई। और ये एक्ट जो है रीऑर्गेनाइज करता है सर्टन प्रोविंसेस को, जैसा कि बर्मा जो है पहले इंडिया से जो है वो सेपरेट हो गया था। इसने जो है इस एक्ट ने जो है रीऑर्गेनाइज्ड किया। इस एक्ट के तहत क्रेडिट फ्लो को इकोनॉमी के अंदर जो है कंट्रोल करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बनाई गई, ताकि मुल्क के अंदर जो है करेंसी को कंट्रोल किया जा सके। मुल्क के अंदर करेंसी को कंट्रोल किया जा सके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए। ये जो है मेन करेक्टरिस्टिक्स थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद है जी वाई डिड एक्ट फेल। ये एक्ट जो है फेल क्यों हो गया? इस एक्ट के फेलियर की जो काजेज़ थी वो ये थी कि इस एक्ट ने जो है सो मच प्रोमिसेस किए लोगों के साथ उनकी वेलफेयर के लिए,
जो इस काबिल जो है नहीं थे कि उनको डिलीवर किया जा सके। इसलिए जो है ये एक्ट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुल्ली इम्प्लीमेंट जो है नहीं किया जा सका। और ये एक्ट जो है, इस एक्ट के जो है कंप्लीट जो फेलियर्स हैं, मेन जो रीज़न्स हैं, उनमें जो है मेन जो रीज़न्स हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था कम्प्लीटली वो फेल हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इस प्लान को जो है अकम्प्लिश ना किया, जिसने जो है इस पूरी जो रिप्रेजेंटेशन थी और रिप्रेजेंटेशन जो पावर थी वो प्रिंसली जो स्टेट थी उनके पास थी, जो ब्रिटिश ब्रिटिश के हाथ में जो है वो थी, जो इस वजह से जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट जो है नहीं किया जा सका। और दूसरी जो इसकी फेलियर की जो है वो काज थी, वो थी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के ऊपर जो है नहीं थी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी खूबसूरती जो है ये होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल हो। अमेंडमेंट्स राइट्स जो है रिप्रेजेंटेटिव के पास जो है होना चाहिए, पावर जो है उनके पास जो है होना चाहिए। कोई चेंज लाना चाहते हैं, अल्टर लाना चाहते हैं, राइट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। इंडियन जो है वो इसके अंदर जो है कोई भी चेंज जो है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो है वो चेंज नहीं ला सकते थे। तो जब उनके पास जो है कोई पावर नहीं थी तो ये जो है एक वजह थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो होती तो अमेंडमेंट्स राइट्स जो है इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास होता, तो ये आइन जो है, ये एक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता था। उसके बाद है जी, ये एक्ट जो है प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड नहीं कर सका। मेजॉरिटी ऑफ पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए जो है तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसके पास नहीं थी। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो प्रॉपरली गवर्न नहीं की गई। जब प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं था, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था, तो मेजॉरिटी ऑफ पावर जो है गवर्नर जनरल के पास थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था। तो फिर जो है ये लॉ जो है ज़्यादा देर जो है ये आइन जो है वो नहीं रह सका। ये फेलियर थी उसकी। उसके बाद जो है हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 एंड 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। द एक्ट डिड नॉट टॉक अबाउट प्रीएम्बल, जबकि 1919 के एक्ट के अंदर द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मीन्स के इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, फॉरवर्ड। 1935 Act was passed by the British government, and on the other hand, the Act was passed by the UK government in 1919। 1919 का गवर्नमेंट जो एक्ट है वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पास किया गया, जबकि 1935 का एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। 1935 constitution was the last constitution of British era. On the other hand, 1919 government was not the last constitution of British government. 1935 Act introduced the concept of bicameral
in some provinces of British India. On the other hand, 1919 Act introduced concept of bicameral (1935) Constitution introduced the distribution of power among various peoples to accomplish their goals of a federal India. 1919 Act was almost no distribution of power, as the head had the power to take all the decision in his own. ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जो मेजर स्टेप्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ, उन्होंने जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हेल्प किया, सच एज सिंध जो बम्बई प्रोविंस से जो है सेपरेट हुआ, इसी तरह बिहार उड़ीसा जो है वो सेपरेट हुए। इधन जो पहले जो है इस मुल्क का जो है वो पार्ट था, इस कंट्री का पार्ट था, वो भी सेपरेट हुआ। इसी तरह जो है न्यू जो क्राउन कॉलोनीज़ थी उनके जो है इसने रीऑर्गेनाइज किया इस एक्ट ने। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो टोटल जो फेलियर था वो ये था कि ये इस काबिल जो है ये एक्ट नहीं था जितने जो है इसने जो है पहले प्रोमिस किए थे, जो इसने जो है प्रपोज किया था, जो आइन के अंदर जो है इन्होंने जो है जो लेंथीएस्ट इन्होंने एक्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो जिन राइट्स की जो है बात की गई वो उन्होंने जो है वो प्रोवाइड नहीं किया इस आइन ने। ये जो है मेन फेलियर थे। मेन फेलियर भी हमने इसके अंदर पढ़े, जो क्वालिटीज़ थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की, ये लॉ बनाया क्यों गया, ये सारी चीज़ें जो है हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।